हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज सैनी आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके हमारे दैनिक जीवन में हम इनको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये किसने इनको खोजा था, इन सब के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स यानी तत्वों के बारे में। एलिमेंट तत्व, तो तत्वों की खोज सन 1810 में हम्फ्री डेवी नामक साइंटिस्ट ने की थी, यानी इन्होंने तत्वों की खोज की थी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, इनकी खोज का जो श्रेय है वो 1810 में हम्फ्री डेवी नामक साइंटिस्ट को जाता है। और इनको जो नाम दिए गए थे वो नाम दिए थे जॉन जैकब बर्जीलियस ने सन 1813 में। तो ये तो इन्होंने की थी खोज, और इनका जो नामकरण किया था, तत्वों का नामकरण वो किया था जॉन जैकब बर्जीलियस ने। जॉन जैकब बर्जीलियस ने 1813 में। यानी जो तत्व होते हैं इनकी खोज तो 1810 में हम्फ्री डेवी नामक साइंटिस्ट ने की थी, और इनको नामकरण, इनका जो नाम दिया, जैसे हाइड्रोजन जो नाम दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये जो नाम दिए, और इन नामों के हिसाब से जो प्रतीक दिए गए थे, मतलब नामकरण का मतलब है यहाँ पर प्रतीक दिए थे इन्होंने। प्रतीक लिख लो इसका, यहाँ पे प्रतीक, तत्वों के जो प्रतीक दिए गए थे वो जॉन जैकब बर्जीलियस ने दिए थे सन 1813 में। और इन्होंने ये जो नाम के प्रतीक दिए थे, प्रतीक मतलब सिंबल जो दिए थे, ये सिंबल दिए थे IUPAC सिस्टम में। IUPAC का फुल फॉर्म आप लिख लें, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC की फुल फॉर्म ये होती है। IUPAC एक सिस्टम है, यानी आप भी हो सकते हो, ये कोई संस्था है जो एलिमेंट्स के नामकरण के को वेरीफाई करती है। यानी अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। हम यहाँ पर जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं उस लैंग्वेज को अदर कंट्री के पर्सन नहीं समझ सकते। कॉमनली तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है जो हर कोई बोल सकता है, पर अगर लोकल या कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो सब जगह ये लैंग्वेज अलग अलग होती है। अपने यहाँ पर इंडिया में हम लोग जैसे हिंदी भाषा को प्रीफर देते हैं, लेकिन इंडिया में भी और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर लोग हिंदी की बजाय अदर लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब अगर बात आउट ऑफ इंडिया की करें तो वहाँ पर जैसे जैसे हम इंडिया से दूर अलग अलग देशों की तरफ घूमते हैं तो ये देखते हैं कोई जगह लैटिन भाषा, कोई जगह ग्रीक, कोई जगह जर्मनी, रशियन, अलग अलग जो देश हैं वो अलग अलग भाषा को बोलते हैं। अब अगर मान लो आप किसी एलिमेंट की बात इंडियन अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो अदर पर्सन जो अदर देश का है वो उसके नाम को कभी भी नहीं समझ सकता। और एजुकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉमन ही चलती है। जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इंडिया में भी है तो बाहर भी है, उसका जो भी यूज़ हमारे लिए होगा वो बाहर विदेशों में भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया का ही एलिमेंट है, एलिमेंट तो सब जगह होते हैं, सारी चीज़ें बनी हुई है, सबके लिए कॉमन यूजेबल है। इसीलिए उस हाइड्रोजन का नाम, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन ले रहे हैं, अगर किसी अदर कंट्री को अपनी लैंग्वेज नहीं आती और वो किसी और लैंग्वेज में ही बात करता है तो जब आप हाइड्रोजन बोलोगे उनके सामने तो ऑब्वियसली वो आपकी बात को नहीं समझ सकते। इसीलिए पूरे विश्व ने एक इंटरनेशनल सिस्टम बना रखा है IUPAC, और इसी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर तत्वों के प्रतीक यानी सिंबल और इसके अलावा
आगे जो कार्बन के यौगिक हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो नामकरण वगैरह किए गए हैं यौगिकों के यानी कंपाउंड्स के, वो सारे के सारे जॉन जेकब बर्जीलियस द्वारा आईयूपीएसी पद्धति में किए गए हैं। यानी ये जो आईयूपीएसी पद्धति है ये पूरे विश्व में सर्वमान्य इंटरनेशनल सिस्टम है जो एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के नामकरण को वेरीफाई करता है ताकि पूरा विश्व उस एलिमेंट या उस कंपाउंड को बिल्कुल सिमिलर एक ही नाम से जान सके। आप जब उस एलिमेंट का नाम किसी बाहर देश में जाकर भी बोलेंगे और आईयूपीएसी में बोलेंगे तो डेफिनेटली कॉमन लैंग्वेज होने की वजह से या कॉमन सिस्टम में देने की वजह से कोई भी इंसान किसी भी लैंग्वेज का अगर पढ़ा लिखा है, इनके बारे में उन्होंने पढ़ा है कभी भी, तो वो आराम से समझ जाएगा कि आप हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हो या कोई सा भी एलिमेंट आप ले सकते हैं उसकी आप बात कर रहे हो। इसलिए सबके कॉमन नाम को देने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया था। इंटरनेशनल सिस्टम आईयूपीएसी, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। इसका पूरा नाम आपको इंग्लिश में ही याद रखना है क्योंकि इंग्लिश का ही है इंटरनेशनल सिस्टम में, और आपको याद होगा कि सारे दुनिया में जो कॉमन लैंग्वेज चलती है वैसे वो इंग्लिश में ही चलती है, तो आप इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग करेंगे एलिमेंट्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी होती हैं और उनको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स कितने होते हैं, कितने एलिमेंट्स अब तक खोजे गए हैं, जिनमें नेचुरल कितने होते हैं और संश्लेषित यानी आर्टिफिशियल कितने होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल करेंगे। आप ये तो छोटी सी जानकारी नोट कर लें। फर्स्ट तो कि जो एलिमेंट है उनकी खोज हम्फ्री डेवी नामक साइंटिस्ट ने 1810 में की थी। इनका जो नाम था उनको प्रतीक में डिनोट करने का जो श्रेय है वो 1813 में जॉन जेकब बर्जीलियस को जाता है और ये जो प्रतीक यानी सिंबल दिए गए हैं ये आईयूपीएसी सिस्टम में दिए गए हैं और आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो प्लीज़ आप यहाँ तक नोट कर लें। उसके बाद हम लोग चलते हैं एलिमेंट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो समझने हैं अपन को, उनकी ओर चलते हैं। जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं तो पदार्थ छोटे छोटे तत्वों यानी एलिमेंट से मिलकर ही बना होता है। जैसे आप बात करें अपने आसपास के पदार्थों, जैसे मान लो आपका ये मार्कर है, डस्टर है, चौक है, आपका बैग है, मोबाइल है। अपने आसपास आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो छोटे छोटे तत्वों से मिलकर ही बने होते हैं और तत्व परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी इस दुनिया में परमाणु का तो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता क्योंकि परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन तत्वों से मिलकर जो पदार्थ बने होते हैं उस पदार्थ को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ छोटे छोटे तत्वों से मिलकर ही बने होते हैं। यानी किसी पदार्थ के जो तत्व हैं उन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते और जो तत्व होते हैं ये बने होते हैं परमाणुओं से मिलकर। तो फर्स्ट पॉइंट हम नोट करेंगे, किसी पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था, किसी पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यानी जो पदार्थ के तत्व होते हैं वो सबसे छोटी अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की। अगर आप देखेंगे तो आपको पदार्थ दिखाई देगा और वो पदार्थ छोटे छोटे कई सारे तत्वों से मिलकर बना होता है और उन तत्वों को हम किसी भी स्थिति में किसी भी भौतिक परिवर्तन, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट हम देखें, जो तत्व होते हैं ये एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी एक तत्व के सारे परमाणु बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो तत्व
समान परमाणुओं का समूह होते हैं। समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो अब एग्जाम्पल ले लें हम। एग्जाम्पल में जैसे मान लो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन एक परमाणु भी होता है अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन तत्व का मतलब ये है कि हाइड्रोजन तत्व के अंदर सारे ही परमाणु हाइड्रोजन के ही हैं। तो सारे हाइड्रोजन यानी एक समान परमाणु से मिलकर ही एक हाइड्रोजन तत्व बना हुआ है। इसी तरह हम बात करें कार्बन, तो जो कार्बन तत्व है ये सारे कार्बन परमाणुओं से मिलकर ही बना है, इसलिए ये भी एक तत्व है। नाइट्रोजन यानी जितने भी तत्व हैं, परमाणु हैं, उन्हें आप तत्व की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि किसी भी तत्व के परमाणु एक समान होते हैं और उसका जो नाम है उसी बेस पर आप आराम से समझ सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कौन से परमाणु से बना होगा? वही एक समान नाइट्रोजन परमाणु से मिलकर ही बना होगा। नेक्स्ट हम चले, अब तक टोटल कुल तत्व अब तक टोटल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। यानी प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने तत्व हैं? 118। इन 118 में दो टाइप के तत्व हैं। यानी जो तत्व है ये टोटल ये दो टाइप के हैं। एक तो है प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में अपने आप मिले हैं, और एक है संश्लेषित या रासायनिक तत्व, यानी इन्हें केमिकल तत्व भी कहते हैं, केमिकल एलिमेंट या संश्लेषित। संश्लेषित मतलब आर्टिफिशियल, संश्लेषित आर्टिफिशियल एलिमेंट या तत्व। जो टोटल 118 तत्व हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो जो नेचुरली मिले हैं वो, और दूसरे जो मानव ने खोजे हैं। तो जो प्रकृति से मिले हैं इनकी संख्या तो है 92। इन 118 में से प्राकृतिक तत्व तो कितने हैं? 92। यहाँ लिख लें आप 92। और अगर हम बात करें संश्लेषित या केमिकल एलिमेंट्स की, तो केमिकल एलिमेंट्स आप देखो 118 में से 92 माइनस कर लो तो आपको यहाँ पर मिलेंगे 26। तो ये होंगे 26। कभी कभी आप याद रखना इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। इन एलिमेंट्स में कई बार यहाँ 94 और यहाँ पे 24 भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो एग्जाम में आप जो आपको ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग ही आंसर को टिक करें। और हाँ, जिन आंसर में वेरिएशन चलता है उनमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो वेरिएशन वाले दोनों ऑप्शन ही आपको देंगे। एग्जामिनर को पहले से ही पता होता है कि इनमें अलग अलग बुक्स में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, लेकिन हम लोग ऑथेंटिक आपकी जो NCERT बुक आती है उसी को फॉलो करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 92 तो यानी 92 तो नेचुरल एलिमेंट से प्राकृतिक तत्व हैं और 26 संश्लेषित एलिमेंट से। इसके बाद हम आगे चले, सबसे पहला और सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। यानी इस दुनिया में जब तत्व खोजे गए तो पहला तत्व जो खोजा गया था वो था हाइड्रोजन। आपको याद भी होगा हाइड्रोजन एक ही नंबर पे आता है। यानी हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है। अपन जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें 1 से लेकर 118 तत्व हैं, उनमें नंबर 1 पे हाइड्रोजन को ही रखा गया है। ये पहला तत्व था जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है। तो आप ये पॉइंट नोट करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो आगे शुरू करते हैं हम लोग तत्वों के प्रकार। ये तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं तत्वों के प्रकार की ओर। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? हमारे आसपास जो तत्व होते हैं वो सभी तीनों टाइप के जो तत्व हैं वो अपन को देखने को मिलते हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो उनमें कौन कौन से गुण होते हैं जिनके आधार पर आप उनका पर्टिकुलर टाइप पहचान सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तत्वों के प्रकार। तत्वों के प्रकार
टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तत्वों के प्रकार डिस्कस करेंगे हम लोग। तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो तत्वों के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट मेटल, यानी मेटल धातु। सेकंड नॉन मेटल, नॉन मेटल्स यानी अधातु। और थर्ड बात करें तो होते हैं मेटलॉइड, मेटलॉइड उपधातु। यानी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। अब हम धातु, अधातु और उपधातु के बारे में डिस्कस करेंगे। धातु, अधातु और उपधातु क्या होते हैं? तो देखो, अपने आसपास बहुत सारे एलिमेंट्स आप लोग डेली देखते हैं। उनमें से ही कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं, कुछ उपधातुएं हैं। लेकिन आप इनको पहचानेंगे कैसे? तो हम इनके गुणों को डिस्कस करके ये समझेंगे कि ये किस टाइप के होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, इन्हें हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि एक्चुअली ये चीज़ मेटल है और ये नॉन मेटल है और ये मेटलॉइड है। वैसे मेटलॉइड तो बहुत ही कम काम आने वाले होते हैं, बस 1-2 हैं जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं। और मेटलॉइड वैसे भी मेटल और नॉन मेटल के बीच की कड़ी होती है, यानी इनमें थोड़े से गुण तो मेटल के होते हैं, थोड़े से गुण नॉन मेटल के होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल की ओर से। फर्स्ट मेटल डालते हैं, मेटल। मेटल्स पढ़ेंगे स्टार्टिंग में हम लोग, मेटल्स यानी धातुएं। तो धातुओं के बारे में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। धातुएं क्या होती है? धातुएं होती है जो कठोर होती है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें मेटल्स होती हैं। और आप इनको आराम से देखकर पता लगा सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होती है। तो धातुओं का पहला गुण बात करें अगर कठोरता के हिसाब से, कठोरता, तो ये बहुत कठोर होती है, बहुत अधिक, यही लिख लो डायरेक्ट आप, कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, कठोर होती हैं। उसके बाद सेकेंड हम बात करें, इसको आप इंग्लिश में हार्डनेस बोलते हैं, तो हार्डनेस नोट कर लें, हार्डनेस। तो इनकी जो हार्डनेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। सेकेंड हम बात करें मेटल्स के बारे में, तो जो मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल होती है, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है तन्य। देखो, तन्य क्या होता है? हमने आसपास जितने भी मेटल्स देखी हैं, आपके घरों में जो वायरिंग होती है उसमें भी वो काम आती है। जैसे कि आपके घर में जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी के जो तार हैं वो किसके बने होते हैं? या तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के तार कॉपर यानी तांबे के बने होते हैं, या फिर दूसरा आप देखें तो ज़्यादा बड़ी वायरिंग में एल्युमिनियम को यूज़ किया जाता है। तो एल्युमिनियम को वायर में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये साफ है कि मेटल्स को आप गर्म करके पिघलाकर पतले तार में चेंज कर सकते हैं। तो इसी गुण को क्या बोलेंगे? तन्यता। तो धातुएं होती है वो क्या होती है? तन्य होती है। तन्य होने का मतलब क्या है? इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, खींचकर तार, खींचकर तार में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, यानी इनके हम तार बना सकते हैं। आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा तन्य धातु होती है सोना। सोने के 1 ग्राम तार को आप 2 किलोमीटर लंबा, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबे तार में चेंज कर सकते हो। तो आप चाहें तो इसको नोट कर ले, सबसे ज़्यादा तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य
होता है गोल्ड यानी सोना। सोना इतना ज्यादा तन्य यानी डक्टाइल होता है कि आप 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर वायर में चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये हो गई डक्टाइल। अब नेक्स्ट मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है आघात वर्धनीय, आघात वर्ध्य। आघात वर्ध्य का मतलब है इसे गर्म करके पीट कर थिन फॉइल पतली चादर में चेंज किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा घर में खाना पैक करने वाली एल्यूमिनियम फॉइल आती है, मिठाइयों पर सिल्वर वर्क होता है। इसके अलावा आपने जो टीन शेड देखे होंगे घरों में, जो छतों पे टीन शेड किए जाते हैं, या तो वो एल्यूमिनियम के होते हैं या वो लोहे के होते हैं, मतलब किसी न किसी मेटल के होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो मेटल्स होती है वो आघात वर्ध्य होती है, मतलब इन्हें गर्म करके पिघला कर पीट कर चादर में चेंज किया जा सकता है, यानी इनकी थिन फॉइल बनाई जा सकती है। तो आप यहाँ लिख देंगे आघात वर्ध्य होती है। जो धातु होती है वो आघात वर्ध्य होती है। आघात वर्ध्य होती है का मतलब क्या होगा, इन्हें गर्म करके पीट कर पतली चादर यानी थिन फॉइल पतली चादर में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। तो धातुएं मेलेबल यानी आघात वर्ध्य होती हैं। धातुओं को हम पीट कर गर्म करके और ऐसे पीट कर पतली सी चादर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़े विद्युत व ऊष्मीय चालकता। चालकता यानी कंडक्टिविटी, यानी लिख सकते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो अब हम शुरू करते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो आपको याद है धातुओं की अपने घरों में अगर तार बनते हैं तो वो कंडक्टर होंगे तभी उनके तार बनते हैं। इसके अलावा आपके घरों के जो बर्तन होते हैं वो भी किसी न किसी मेटल, जैसे एल्यूमिनियम के कुकर कढ़ाई आते हैं, लोहे के भी बर्तन आते हैं, उसके अलावा कुछ एलो यानी मिश्र धातुओं के भी आते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इन दोनों चालकों के, यानी अच्छे चालक। अच्छे चालक कह सकते हैं आप, सुचालक भी कह सकते हैं। अच्छे सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे, सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी और हीट का जो कंडक्टर होता है वो होती है चांदी, यानी सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो चांदी होती है वो सबसे बेस्ट चालक होती है विद्युत धारा और ऊष्मा की। अब हमारे मन में ये सवाल जग रहा होगा, चल रहा होगा अभी, कि अगर ऐसा है तो हम लोग चांदी के तार या चांदी के बर्तन क्यों नहीं बनाते। तो अगर आपने पहले के ज़माने के राजा महाराजाओं की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि उनके जो बर्तन हुआ करते थे वो चांदी के ही हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी होता था। अब आज के टाइम पे हम लोग इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात, चोरियां वगैरह होने लग जाती है। जब आजकल चोर लोहे तांबे इन सारी चीज़ों के लिए चोरियां कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप सिल्वर के घर में इतने सारे बर्तन रखोगे या वायरिंग में चांदी के तार को यूज़ करोगे तो ट्रांसफार्मर को लोग चांदी के लिए अगर चोरी कर सकते हैं तो वो चांदी के तार को तो पोल सहित ही लेकर चले जाएंगे।
इस वजह से चांदी को इस तरह से यूज नहीं करते और उसकी जगह हम लोग तांबा या एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं, क्योंकि तांबा और एल्युमिनियम ये भी दोनों इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत ही अच्छे चालक होते हैं। तो सबसे बेस्ट तो वैसे सिल्वर होता है, और इसके बाद हम सेकंड बात करें तो सेकंड नंबर पे कंडक्टर होता है एल्युमिनियम और कॉपर। इसके अलावा नेक्स्ट हम चले डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। डेंसिटी घनत्व, तो आपको याद ही होगा कि धातुएं पानी की तुलना में भारी होती है, तो पानी से भारी होती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनका जो घनत्व है वो अधिक होता है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। जो मेटल्स होती हैं ये कठोर होती हैं, तन्य होती है, यानी इन्हें खींचकर पिघलाकर पतले तार में चेंज किया जा सकता है। इस दुनिया की सबसे ज़्यादा तन्य धातु गोल्ड यानी सिल्वर होती है। 1 ग्राम गोल्ड को आप लगभग 2 किलोमीटर थिन वायर में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, आघात वर्ध्य, यानी जो धातु होती है वो आघात वर्ध्य होती हैं। इन्हें आप गर्म करके पीटकर पतली चादर में बदल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें विद्युत और ऊष्मा के चालक, तो विद्युत और ऊष्मा के जो धातुएं होती है वो बहुत ही अच्छी चालक होती हैं, और इनमें सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर, और इसके बाद आते हैं कॉपर और एल्युमिनियम। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जो डेंसिटी यानी घनत्व होता है, डेंसिटी और घनत्व की जहाँ भी बात है तो आपको बस कंपेयर करना है कि वो पानी के कंपैरिजन में हल्की है या भारी है। तो जो धातु होती है वो पानी के कंपैरिजन में भारी होती है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, उनकी डेंसिटी अधिक होती है। नोट करें, 1-2 पॉइंट्स और है, उन्हें भी हम देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे धातु नॉन मेटल्स की ओर। अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं धातु और धातुओं के बारे में, जिनको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे धातु की ओर। तो ये सारे पॉइंट्स अपन को याद रखने हैं। इनमें आते हैं कई बार भाई निम्न में से मेटल का गुण कौन सा है, कौन सा वाला नहीं है। तो 4 में से ये जो अपन ऑप्शन पढ़े उनमें से अगर वो नहीं होगा तो एक ऑप्शन होगा, केवल बाकी नहीं होंगे, या इसका अपोजिट भी पूछा जाता है कौन सा नहीं है। तो अपन को ये ध्यान रखने हैं कुछ पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब गलनांक व क्वथनांक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम। गलनांक व क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? देखो, गलनांक तो होता है मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलर भी कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसे तो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कहते हैं, और जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाता है, यानी कोई भी द्रव उबलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को हम क्वथनांक कहते हैं। तो अगर ये मेटल्स काफ़ी सॉलिड होती हैं, काफ़ी ठोस होती हैं, तो क्लियर है कि ये आसानी से पिघलेंगी भी नहीं, और अगर पिघलेंगी नहीं तो आसानी से उबलेंगी भी नहीं। इस कारण हम बोल सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, यानी इनका हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप यहाँ, उच्च गलनांक व क्वथनांक, यानी जो धातु होती है उनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। अब हम एग्जाम्पल की ओर चल लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं मेटल नॉन मेटल का। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, कैल्शियम है, और एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, बहुत सारे हैं जो प्रेजेंट में जो वर्तमान यानी पीरियोडिक टेबल है
उसमें 118 में से लगभग 80 से 92 के बीच मेटल्स ही हैं। अपने यहाँ पर बस कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं। अब देखो ये तो बात हुई मेटल्स के गुणों की, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी चलते हैं, यानी कुछ अपवाद भी चलते हैं जिनमें मेटल होते हुए भी मेटल्स के ये गुण नहीं पाए जाते। तो अब उनके बारे में भी एक बार थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट कर लेते हैं। अपवाद, हम चलेंगे अपवाद, एक्सेप्शंस की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट बात करें हम मरकरी। मरकरी आप जानते हैं क्या होता है? पारा। पारा एक ऐसी मेटल है जो मेटल होते हुए भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आपने थर्मामीटर देखा होगा, डॉक्टर जिस थर्मामीटर से आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं उस थर्मामीटर के अंदर एक लिक्विड फ्लूइड भरा होता है, और वो जो लिक्विड फ्लूइड होता है वही मरकरी यानी पारा होता है, जबकि पारा एक मेटल है। तो यहाँ पर ये एक अपवाद है कि पारा मेटल होते हुए भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी ये जो मरकरी है ये लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, यानी जो पारा है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें तो जो सोडियम और पोटेशियम यानी कुछ क्षारीय मृदा धातु होती है, जो तीन है, क्षारीय मृदा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका क्षारीय नेचर होता है और ये मेटल जनरली मिट्टी के अंदर पाई जाती है, इसीलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों मेटल्स हैं। उसके बाद भी ये इतनी नरम और मुलायम होती है कि इन्हें आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं जैसे सोडियम, हिंदी में लिख लो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीन क्षारीय मृदा धातुएं होती है। केवल लिथियम, ये तीनों बहुत अधिक नर्म व मुलायम होने के कारण, नर्म व मुलायम होने के कारण इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। यानी ये जो तीन क्षारीय मृदा धातुएं होती है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये इतनी ज़्यादा नर्म और सॉफ्ट होती है कि आप इन्हें चाकू से भी आसानी से काट सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट अपवाद है जो गैलियम और सीजियम। ये गैलियम और सीजियम ये दो ऐसी धातुएं होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इस कारण इनको आप हथेली पे रखते ही ये हथेली की गर्मी मात्र से ही पिघल जाती है। तो गैलियम और सीजियम का गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होने के कारण, बहुत कम होने के कारण ये हथेली पर रखने से ही पिघल जाती है, पिघल जाती है। तो ये हमने पढ़े कुछ अपवाद
ये वो मेटल्स हैं जो मेटल होने के बावजूद भी ये थोड़े से अपोजिट गुण रखते हैं, जैसे कि मरकरी मेटल होते हुए भी ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर होता है 15 से 25 डिग्री, ये याद रखना। रूम टेम्परेचर किसे बोलते हैं? जो टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री, ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमें सर्दी भी ना लगे, गर्मी भी नहीं लगे, ऐसा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी को रूम टेम्परेचर माना गया है। तो रूम टेम्परेचर जो है, आप चाहे तो यहाँ पर एरो लगा के लिख लें, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो इस टेम्परेचर पर जो पारा होता है, मरकरी होता है, वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट, क्षारीय मृदा धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से हम इन्हें चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट, गैलियम और सीजियम का गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होने के कारण ये हथेली पर रखने से ही पिघल जाती हैं, क्योंकि गलनांक क्वथनांक बहुत कम है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको याद है 37 डिग्री सेल्सियस, या फारेनहाइट में बोले तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो आपकी हथेली यानी आपकी बॉडी की गर्मी मात्र से ही ये मेटल्स जो है वो पिघल जाती हैं। इस कारण ये भी यहाँ पर एक अपवाद है, आप इनको नोट करें। उसके बाद हम चलते हैं नॉन मेटल की ओर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अधातुओं की ओर। अधातुओं की ओर चलने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि अपना जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है। एक्चुअली हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड वाला टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ही हम आगे कंपाउंड यानी यौगिक की ओर चलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। साथ में एक और चीज़, 2 चीज़ रह गई थी उसके अंदर मेटल में, जो अपन मैं भी नोट करवा दूंगी आपको। एक तो जो चमक होती है, धात्विक चमक, वो, और एक प्रतिध्वनि। अभी मैं इसमें नोट करवाऊंगी, तो आप लास्ट में वहाँ पर भी उसको नोट कर लें, क्योंकि दोनों में जस्ट अपोजिट चलती है। पहले अपन इसको समझते हैं, तो उस पॉइंट को मैं आपको साथ में दोनों को समझा दूंगी। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं हार्डनेस यानी कठोरता की ओर। अधातुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अधातुएं धातुओं की जस्ट अपोजिट होती हैं। जहाँ धातुएं कठोर होती है, अच्छी कंडक्टर होती है, ये तन्य होती है, आघात वर्धे होती है, वहाँ पर अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में उनमें से ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता। हालांकि एक्सेप्शन यहाँ भी चलते हैं, यानी अपवाद तो यहाँ पर भी चलते हैं, बट अपन जो गुण पढ़ते हैं वो मोस्टली मेटल्स और मोस्टली नॉन मेटल जिन गुणों को फॉलो करती है हम उनके अनुसार ही पढ़ते हैं। तो बात करते हैं इनके बारे में हम लोग। फर्स्ट, कठोरता यानी हार्डनेस। तो जो धातुएं होती है वो सामान्यतः नर्म और मुलायम होती है। सामान्यतः नर्म व मुलायम होती है, मतलब ये कठोर नहीं होती, नर्म व मुलायम होती है। अधातुएं धातुओं की तरह हार्ड नहीं होती। जैसे कि जनरली तो अधातुएं वैसे गैस की फॉर्म में होती हैं, पर ये नॉर्मली अगर आप देखें तो ये गैस, लिक्विड और तीनों फॉर्म में पाई जा सकती है, पर मोस्टली ये पाई जाती है गैस की फॉर्म में, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, तो ये नॉर्मली गैस की फॉर्म में पाई जाती है। उसके बाद हम चलते हैं तन्यता यानी डक्टिलिटी। तो देखो जो नॉन मेटल होती है, क्योंकि नरम और मुलायम होती हैं, तो ऑब्वियसली हम इन्हें खींचकर पतले तार में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कार्बन है, कार्बन एक अधातु है। अब हम कार्बन, जैसे लकड़ी है, लकड़ी कार्बन से बनी होती है, तो आप लकड़ी को गर्म करोगे तो लकड़ी जल जाएगी, लेकिन वो पिघल कर और ऐसे तार में चेंज नहीं हो सकती। तो जो अधातुएं होती है वो तन्य नहीं होती, तन्य नहीं होती भी लिख सकते हैं, और तन्यता नहीं पाई जाती, यानी अधातुओं में सामान्यतः तन्यता नहीं पाई जाती। इसी तरह बात करें आघात वर्धनीयता की, तो जो अधातुएं होती है उन्हें हम गर्म करके पीट कर पतले चादर में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बल लगाने पर अक्सर बिखर जाती हैं, इसीलिए इनमें तन्यता नहीं होती, सॉरी आघात वर्धे नहीं होती, यानी जो अधातुएं होती है वो आघात वर्धे नहीं होती। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चालकता। तो या तो अधातुएं बहुत ही कम यानी पुअर कंडक्टर होती हैं, या फिर ये
कुचालक होती है, यानी विद्युत का और हीट की चालक नहीं होती। तो यानी या तो ये कुचालक होती है, कुचालक, या बहुत कम चालक, बहुत कम चालक, यानी आप लिख सकते हैं पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर या नॉन कंडक्टर होती है, विद्युत की कुचालक होती है। नेक्स्ट बात करें घनत्व, क्योंकि नॉर्मली गैस की फॉर्म में पाई जाती हैं और इनके जो कण होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं, हल्के होते हैं, इसी कारण इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, यानी इनका घनत्व सामान्यतः कम होता है। घनत्व बहुत कम होता है या कम होता है, बहुत कम या केवल कम भी लिख सकते हो, कम होता है। अधातुओं का घनत्व कम होता है। नेक्स्ट गलनांक और क्वथनांक, तो इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी गैस या लिक्विड फॉर्म में ही पाई जाती हैं। तो इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होता है। अधातुओं का गलनांक क्वथनांक बहुत कम होता है। तो इन पॉइंट्स को नोट करें, फिर हम चलते हैं, एक दो पॉइंट्स और बचे हुए हैं जो उसके अंदर भी वो छूट गए थे, तो मैं उसमें आपको नोट करवा दूंगी, आप उसको धातु के अंदर नोट कर लें। तो आगे चलते हैं हम लोग, अधातुओं के एक दो प्रॉपर्टीज और है जो अपन को डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हम चले प्रतिध्वनि यानी सोनोरिटी, सोनोरस। तो ये हमारा जो दो टॉपिक थे ये दोनों हमारे मेटल से भी छूट गए थे, तो आप यहाँ पर भी इनको नोट कर लें। जो धातु होती है वो तो सोनोरस होती है। सोनोरस होने का मतलब जब आप मेटल्स को ऊपर से गिराते हैं या मेटल्स आपस में टक्कर करती है तो वो साउंड क्रिएट करती है, जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो आपस में टकराने पर धातुओं में साउंड क्रिएट करने का भी फीचर पाया जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में जो बर्तन होते हैं वो वैसे तो वो खैर एलॉय के होते हैं, पर उनमें मेटल्स भी मिक्स होती हैं, इसीलिए जब वो आपस में टक्कर करती हैं तो उनके अंदर साउंड क्रिएट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अधातुएं होती हैं वो तो साउंड क्रिएट नहीं करती, लेकिन धातुएं जो होती हैं वो साउंड क्रिएट करती हैं। तो इनमें प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करती, मतलब टकराने पर ध्वनि साउंड क्रिएट नहीं करती। जबकि धातुओं में, आप लोग धातुओं में पॉइंट नोट कर लेना ये चीज, धातुएं टकराने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, साउंड क्रिएट करती है। उसके बाद नेक्स्ट चले धात्विक चमक। तो देखो आपने घरों में बर्तन देखे होंगे, जब आप लाते हैं, गहने भी होते हैं, जब आप लाते हैं तो उनके अंदर कितनी अच्छी चमक होती है, यानी धातुओं के अंदर चमक पाई जाती है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। तो ये इनमें धात्विक चमक नहीं होती, धात्विक चमक यानी लस्टर नहीं होती है, लस्टर नहीं होती, धात्विक चमक नहीं पाई जाती। आप धातुओं में नोट कर लेना, धात्विक चमक पाई जाती, क्योंकि धातुएं चमकीली होती है और अधातुएं चमकीली नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सब गैस की फॉर्म में होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, ये सब अधातुएं बहुत सारी हैं वैसे तो, बाकी हमने कुछ नेम नोट करे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन। तो ये तो कॉमन चीजें हुई जो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल थी जो हमने डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद, एक्सेप्शन। अपवाद की तरफ चले तो सबसे फर्स्ट तो हमें कार्बन जो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाया जाता है, लकड़ी में, प्लास्टिक में, कोयले में, आपके घर की जो एलपीजी गैस होती है उसमें, कोयला पेट्रोलियम के अंदर,
अपन यहाँ तक कि जो सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े पहनते हैं उनमें भी आप जो ग्लूकोज यानी खाना आपकी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, वो आपके जो फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अगर हम कार्बन की बात करें तो इन सारी चीज़ों के अंदर डेली लाइफ में कार्बन आपको देखने को मिलता है। कार्बन के बिना आप अपनी लाइफ को अज्यूम भी नहीं कर सकते। हालांकि नेचर में तो कार्बन 0.02% ही पाया जाता है, पर इतनी कम परसेंटेज होने के बाद भी कार्बन प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाया जाता है। इसीलिए ये हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की फॉर्म में सामने आया है। तो इसमें भी कुछ अपवाद चलते हैं। ये अधातु है, नॉन मेटल है, तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि ये नॉन मेटल है तो इसमें कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो जस्ट अपोजिट है। तो देखो, जो कार्बन है इसके अलग अलग रूप पाए जाते हैं जिन्हें अपर रूप कहते हैं। कार्बन की प्रकृति में 3 रूप नॉर्मली देखने को मिलेंगे और बाकी तो कार्बन के कंपाउंड होते हैं। बाकी कार्बन के रूप केवल 3 ही हैं, हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का ही एक अपर रूप है, मतलब वो कार्बन मैड है। तो कार्बन से बना होने के बावजूद भी जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट आपने कहाँ देखा है? हमारी जो पेंसिल की नोक होती है, जिस पेंसिल से आप लिखते हैं वो पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। और आपको पता होगा ग्रेफाइट चमकीला भी होता है और वो विद्युत का सुचालक भी होता है, इसीलिए यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। तो कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट चमकीला तथा विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है, जबकि कार्बन क्या है? एक अधातु, विद्युत का सुचालक होता है। तो ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक भी है और शाइनिंग यानी चमकीला भी होता है, इसीलिए ये यहाँ पर एक्सेप्शन है। दूसरा हम बात करें ब्रोमीन गैस की। तो देखो, ब्रोमीन गैस कहने में तो इसका नाम ब्रोमीन गैस है, पर ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। यानी ये कमरे के तापमान पर हालांकि इसको आपको एक्सेप्शन में याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये अधातु है इसलिए हमने इसको यहाँ नोट कर लिया है, क्योंकि इसमें गुण तो वैसे भी अधातु के ही हैं, पर इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रोमीन गैस के बारे में। तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, द्रव है डायरेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें आयोडीन की। आपको नमक में आयोडीन आराम से देखने को मिलता है। आयोडीन युक्त नमक हम खाते हैं तो आयोडीन हमारे जो थायराइड होती है उसके मेटाबॉलिक को यानी थायराइड को कंट्रोल करने का काम करता है। आयोडीन ही बॉडी के अंदर थायराइड का ज़्यादा बनना यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है उसका ज़्यादा बनना कम बनना इस मेटाबॉलिक को कंट्रोल करके चलता है। तो जो आयोडीन होता है इसको अगर आप नमक को ध्यान से देखें तो उसके अंदर शाइनी पार्टिकल्स नजर आते हैं, छोटे छोटे, जो आयोडीन के ही होते हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल होते हुए भी ये चमकीला होता है, जबकि हम लोगों ने देखो भी ऊपर पढ़ा भी है कि अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर आयोडीन चमकीला होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, यहाँ पर ये इसका एक अपवाद है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर बात करें तो कार्बन का एक और अपर रूप है हीरा, डायमंड। कार्बन का अपर रूप हीरा, यानी जो डायमंड होता है वो हीरे से बना होता है। तो हीरे के बारे में सबसे पहले एक चीज तो आप याद रखेंगे कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप डायमंड यानी हीरा ही होता है। जो डायमंड आप सुनते हैं अब वो जो काफ़ी महंगे भी आते हैं तो वो ही ओरिजिनल डायमंड होते हैं। बाकी जो जनरली ज्वेलरी में देखने को मिलते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, मशीन कट डायमंड जिन्हें बोला जाता है। उन्हें सिंथेटिक केमिकल यानी कार्बन के द्वारा फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जो साइज में छोटे होते हैं। ओरिजिनल डायमंड साइज में बहुत ही बड़े होते हैं। तो जो कार्बन का अपर रूप हीरा है, एक तो ये कार्बन का सबसे शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध रूप है,
लेकिन इसके साथ ही ये दुनिया का सबसे मजबूत और कठोर पदार्थ है। जबकि हमने अधातुओं में, नॉन मेटल में ये पढ़ा है कि अधातुएं सामान्यतः नर्म और मुलायम होती है, इसलिए ये भी यहाँ पर एक अपवाद है। तो हीरा प्रकृति का सबसे कठोर व मजबूत पदार्थ है। मजबूत पदार्थ। तो ये हमने कुछ एक्सेप्शन लिख लिए, अपवाद लिख लिए कि कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, कार्बन अधातु होते हुए भी है, विद्युत का सुचालक होता है, चमकीला होता है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। आयोडीन चमकीला होता है। कार्बन का एक अपर रूप हीरा, जो प्रकृति का सबसे कठोर और मजबूत पदार्थ होता है। तो यहाँ तक हमारे अधातु खत्म हो गई। अब हमारी उपधातु बची हुई है, आप इसको नोट कर लें। उपधातु का हमारे पास केवल एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसमें हमें ज़्यादा कुछ डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है और आज इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वाली क्लास में कंपाउंड्स यानी यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे उपधातुओं की तरफ। देखो, उपधातुओं के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। जो आवर्त सारणी है उसमें 6-7 उपधातुएं दे रखी हैं केवल, यानी पूरे 118 तत्वों में से 6 या 7 ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें मेटलॉइड यानी उपधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बस छोटा सा जो मान लो कि मुश्किल से 2 या 3 मिनट का टॉपिक है। उपधातु मेटलॉइड। जो मेटलॉइड होती हैं इनमें थोड़े थोड़े गुण धातुओं के और थोड़े थोड़े गुण अधातुओं के होते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये वाला गुण धातु का रहेगा, वो वाला गुण अधातु का रहेगा। इनमें नेचर के हिसाब से थोड़े थोड़े गुण दोनों के पाए जाते हैं। यानी जिन पदार्थों में या जिन तत्वों में, लिख लो, जिन तत्वों में धातु तथा अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं, उपधातु कहते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। यानी 118 तत्वों में से वो तत्व जिनमें थोड़े थोड़े गुण दोनों के पाए जाते हैं, मतलब थोड़े से गुण धातु के और थोड़े से गुण अधातु के पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातुएं कहते हैं। उपधातुओं में जैसे एक तो बोरोन है, बोरोन, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, आर्सेनिक, आदि उपधातुएं हैं। तो आप इसको यहाँ तक नोट कर लें, इसकी प्रैक्टिस करें, रेगुलर इसको पढ़ते रहें ताकि आपके दिमाग से ये बार बार जाए नहीं, आपको याद रहे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक लेंथी जरूर होते हैं, लेकिन हमने आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाया है। आप इसको अगर रेगुलर करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली केमिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स और बायो की क्लासेज भी लाएंगे, जिससे आपकी केमिस्ट्री खत्म होती है। तो आप हमारे क्लासेस के रेगुलर टच में रहें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जैसे नेक्स्ट क्लास हम लोग अपलोड करते रहें तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इन क्लासेस का पूरा फ़ायदा उठा सकें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास के दोस्तों, फ्रेंड सर्किल सबके में हमारे चैनल को शेयर करें ताकि वो भी रेगुलर क्लासें लें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय।